नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। खबरों का ये एक कंप्लीट बुलेटिन है। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात की शुरुआत करेंगे। तो ये बात आप भली भांति जानते हैं कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए कांग्रेस की सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेला है, इसीलिए हमें यह लिखना भी पड़ा। दरअसल कांग्रेस ने एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है और यह भी बताया है कि कमलनाथ जी रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 2023 चुनावी साल है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़त लेने की होड़ मची है। दरअसल कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया है। कांग्रेस ने एमपी कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि हनुमान के दिल में सीताराम और कमलनाथ के दिल में हनुमान। ये भी दावा किया गया कि कमलनाथ रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अन्य कमलनाथ जी के हृदय में हनुमान बसते हैं, तभी तो छिंदवाड़ा में 108 फुट की ऊंचाई के हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराने के बाद नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वहीं इस वीडियो के बाद कमलनाथ और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। कमलनाथ जी को और उनके समर्थन में पूरी उनकी कांग्रेस पार्टी को बार बार ये बताने की कोशिश क्यों करना पड़ रही है भैया कि हम हनुमान भक्त हैं। कुल मिलाकर चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों दल अच्छे से समझते हैं कि बहुसंख्यक वोटर्स को साधे बिना सत्ता हासिल करना आसान नहीं होगा। तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी, उसने ये पूछ लिया कि आखिरकार ये बताना क्यों पड़ रहा है कि कमलनाथ जी हनुमान चालीसा करते हैं। अब इधर माननीय मंत्री जी दक्षिणा देकर फंस गए। 19 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। इसके प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर पैसे बांटने के आरोप लगाए और यह आरोप कांग्रेस ने लगा दिया। कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी कर दी, जिसके बाद मंत्री महोदय ने सफाई यह दी है कि मैं पैसे थोड़े बांट रहा था, मैं तो दक्षिणा दे रहा था। इस एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मोहन यादव एक महिला को पैसे देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री जी निकाय चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांट रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मंत्री मोहन यादव का कहना है कि वे धार के एक मंदिर में गए थे, पुजारी ने तिलक लगाया तो उन्होंने दक्षिणा दे दी और दक्षिणा देना तो हमारी संस्कृति है। मैं कोई चुनाव में वहाँ खड़ा नहीं हूँ। मैं मंदिर में जा रहा हूँ और मंदिर में जाकर दक्षिणा चढ़ाता हूँ। अगर ये भी अपराध है तो फिर इसके बाद क्या बचता है। कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म के बारे में इतना हल्का क्यों व्यवहार करती है। हमारे अपने संस्कार ऐसे हैं कि हम अगर कोई मंदिर में जाते हैं, पुजारी तिलक लगाते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए। हमारा अपना कल्चर है। उनके कहने मात्र से अगर कार्रवाई हो सकती तो जरूर कर दें, लेकिन अगर मंदिर में जाना अपराध हो तो मैं 100 बार अपराध करना पसंद करूंगा। हालांकि मंत्री जी की सफाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने मोहन यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फोटो में यह साफ दिख रहा है कि पैसे मंदिर नहीं बल्कि उस महिला के घर पर दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार में तो मंत्री दक्षिणा लेते हैं, मंत्री देते कब हैं? और हर पाप पर धर्म का और हिंदुत्व की आड़ भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी दोषी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यदि निष्पक्ष है तो अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच कराए। बहरहाल यदि कांग्रेस के आरोप सही है तो ये आचार संहिता के उल्लंघन का एक बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यानी अब चुनाव आयोग को तय करना है और इधर छत्तीसगढ़ में कौन किसकी नकल कर रहा है, बात यहां पर आकर टिक गई है। पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और अब सांसद खेल महोत्सव। सियासी दंगल करने वालों को आखिर खेल प्रतियोगिताओं की क्यों सूझी है? क्या ऐसे आयोजन चुनावी फायदे के लिए किए जा रहे हैं और क्या खेलों के जरिए युवा वोटरों को रिझाने की कोई कोशिश की जा रही है? इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव की रेल
युवाओं से मेल, कौन जीतेगा खेल। छत्तीसगढ़ के दंगल में जीत के लिए सियासी पार्टियां हर दांव आजमा रही हैं। इसी कड़ी में युवाओं को जोड़ने के लिए पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी अब सभी लोकसभा मुख्यालयों पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सब सांसदों को आह्वान किया है कि हम अपने क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव कराएं। 23, 24, 25 3 दिन यूनिवर्सिटी में खेल महोत्सव करवा रहे हैं। हम जो है हमारा पारंपरिक खेल है और जो ओलंपिक खेल है, कबड्डी है, ये अन्य खेल है, उसको हम इसमें समाहित किए। एक तरफ बीजेपी सांसद इसे प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना बताते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे नकल करार दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट बताकर विरोध किया था, लेकिन अब उसी तर्ज पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को रिझाने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कर रही है। भरपूर इस खेल का आयोजन आनंद उठाते हैं। अब ये नया सगुफा इन्होंने छोड़ा है, कोई फायदा इससे होने वाला नहीं, क्योंकि लोगों ने देख लिया। इनको पहले विरोध करते थे, अब ये खुद ही इसकी शुरुआत करते हैं। इनको कोई रास्ता नजर नहीं आया, अब सही रास्ते पे आ गए हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल महोत्सव इतना जबरदस्त महोत्सव है। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि इस पूरी सियासी कवायद के मायने क्या हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 1,94,54,000 है। इसमें 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 3,09,464 मतदाता हैं, जबकि 20 से 29 आयु वर्ग के 42,86,538 मतदाता हैं। सियासी दलों की नजर इसी बड़े वोट बैंक पर है, जो किसी भी सीट पर उलटफेर करने में सक्षम है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कहा यह जाता है कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में काम करने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए पार्टी नेताओं की सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से विजय गाथा लिखने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी द्वारा बूथ संपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही। इस अभियान के तहत बीजेपी की मध्य प्रदेश में हारी और कमजोर सीटों पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इसके लिए दोनों नेता हर सीट का दौरा करेंगे। सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं और आने वाले फरवरी माह में और तेजी से हम करेंगे। हम उस 58% को रिटेन कर पाएं विधानसभा चुनाव में। वहीं बीजेपी के हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के लक्ष्य पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। जनता की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। EVM से 10% हर बूथ पर वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही, तो बात अलग है। बीजेपी ने 121 सीटों को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष, क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले नेता, पूर्व संगठन मंत्रियों और विधायकों को एक-एक सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी कई बार अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर नजर आए हैं। आपने उनके बयान सुने भी होंगे। उनके बयानों से जाहिर हो रहा है कि बीजेपी से उनका मोहभंग हो गया है और वो कांग्रेस में एंट्री की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने वरुण गांधी के रास्ते बंद कर दिए हैं। होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी बीजेपी में यहाँ चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। राहुल ने ये भी कहा कि दोनों की विचारधाराएं नहीं मेल खाती। वे कभी संघ के ऑफिस में नहीं जा सकते, भले उनको गला क्यों न कटवाना पड़े। राहुल ने ये भी कहा कि उसकी एक विचारधारा है, थिंकिंग सिस्टम है, जिसे वरुण ने अपनाया है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मैं RSS के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। राहुल ने आगे कहा कि वे जरूर प्यार से मिल सकते हैं, गले लगा सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को अपनाना संभव नहीं है। राहुल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो सवाल यह है कि वरुण गांधी जाएंगे तो कहां जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नदियों और पर्यावरण को बचाने की सरकारी कवायदों का जमीन पर क्या हाल है, ये जबलपुर में देखा जा सकता है। यहां नर्मदा की मुख्य सहायक नदी परियट भारी प्रदूषण के चलते दम तोड़ रही है। परियट नदी में गंभीर प्रदूषण के चलते सिर्फ झाग ही झाग नजर आ रहा है
और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। ये नजारा है जबलपुर के मंझौली के बीच का। किसी नाले जैसी दिख रही पर्यट नदी में पानी का रंग काला हो चुका है और प्रदूषण से नदी में सिर्फ झाग नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा की सहायक नदी कही जाने वाली पर्यट नदी का पानी कभी बेहद साफ हुआ करता था, लेकिन फैक्ट्रियों और डेयरियों के प्रदूषण ने पर्यट नदी का दम घोटना शुरू कर दिया, जहाँ अब लोग सरकार से पर्यट नदी को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पानी पीने योग्य भी नहीं है, नाला ही होगा। गोबर के मामले में गोबर भर गया जब से डेयरी आई। पर्यट नदी में प्रदूषण की गंभीर हालत की सबसे बड़ी वजह डेयरियों से निकलने वाला अपशिष्ट है, जो सीधे नदी में बहा दिया जाता है। कानून ये कहता है कि 300 मीटर का दायरा होना चाहिए, लेकिन 300 मीटर का दायरा तो दूर, 100 मीटर के दायरे के अंदर ही डेयरियां बसी हुई है। दूसरी तरफ जबलपुर के कलेक्टर का कहना है कि स्मार्ट सिटी के जरिए डेयरियों से अपशिष्ट और गोबर से गैस बनाने का CNG प्लांट जल्द ही शुरू किया जा रहा है, जिससे पर्यट में प्रदूषण के हालात सुधर जाएंगे। गोबर वगैरह की जो बहुतायत होती है, उसके लिए स्मार्ट सिटी की तरफ से एक CNG प्लांट का प्रपोजल था, जो अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। निर्माण कार्य चल रहा है। हकीकत ये है कि हाई कोर्ट और NGT के आदेश के बावजूद प्रशासन अब तक सभी डेयरियों को नदियों से दूर विस्थापित नहीं कर पाया है और अब गोबर से गैस बनाने में CNG प्लांट से पर्यट नदी को स्वच्छ बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। ग्वालियर में रोपवे के लिए जमीनी के बाद अब ड्रोन सर्वे करके अलाइनमेंट तय कर लिया गया है, जिसे उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 में 2 दशक से लंबित रोपवे परियोजना का लाभ लोगों को मिलेगा। ग्वालियर आने वाले पर्यटकों को किला घूमने में आसानी रहे, इसे लेकर ग्वालियर शहर में 2 दशक से लंबित बहुप्रतीक्षित परियोजना रोपवे का लाभ बहुत ही जल्द शहरवासियों और पर्यटकों को मिलने लगेगा। इस रोपवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहयोगी संस्था नेशनल हाईवे और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने रोपवे के लिए जमीनी के बाद ड्रोन सर्वे कर अलाइनमेंट तय कर लिया है। इस बार जो लगने जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, वो बड़ा रोपवे है और अच्छी बड़ी कंपनी लगा रही है। इस बीच विपक्ष से लेकर आम लोगों के जहन में यही सवाल है कि क्या ग्वालियर में रोपवे लग पाएगा, क्योंकि 2 दशकों में 4 रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन रोपवे फाइलों से बाहर नहीं आया है। तो 1 नहीं 2 नहीं 4 बार शिलान्यास कर चुको, और ये भी पता है कि शिलान्यास कर भी दिया तो आने वाले चुनाव तक रोपवे नहीं बनेगा। दरअसल रोपवे को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्लीपर पैनल के पास सिंधिया स्कूल का होना है। बहरहाल अब रोपवे की किले वाली लोकेशन का बदलाव किया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार एक बार फिर से इसका शिलान्यास करेगी, जिससे 2023 में इसका लाभ लिया जा सके। के अपने न्यूज चैनल यानी IBC 24 की ओर से रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में 22 जनवरी को काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रायपुर समेत पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। समाज और राजनीति से जुड़े प्रबुद्ध लोग भी इस फेस्टिवल में शामिल होंगे, जिसे लेकर सभी का यही कहना है कि ऐसे आयोजन में परिवार समेत शामिल होने की जरूरत है। निश्चित रूप से अच्छी सराहनीय पहल है IBC 24 का एक काइट फेस्ट का आयोजन किया गया। आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के अवसर पर इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से हमारे देश की और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को पालन करने जैसा है। और काइट फेस्ट के आयोजन में सब पतंग उड़ाए हैं। ये पहला बार कार्यक्रम हो रहा है, उनको सबको आके देखकर सीखना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए। पतंग उड़ाने में लोगों को अलग आनंद आता है। पतंग उड़ा में हम लोग बच्चे के समय गाय चराने वाला आदमी भी बस्तर में भी करते थे। अभी बड़े स्तर से रायपुर में हो रहा है, तो मैं शौकत करता हूँ IBC को और यही अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में बहुत लोग आए, परिवार के साथ आए, नौजवान आए, ऐसी मेरा अपील है। तो IBC 24 काइट फेस्ट का आयोजन कर रहा है और उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं 2 कैबिनेट मंत्री भी इसे लेकर एक्साइटेड हैं। 22 जनवरी को यह कार्यक्रम होगा, तो इसमें आप सभी भी हिस्सा लीजिए। रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसमें आइए और इसमें हिस्सा लीजिए। 22 जनवरी को आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 द्वारा ये आयोजित करवाया जा रहा है। जैसे कि मकर संक्रांति में आपने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया, वैसे आप 22 जनवरी को भी आइए। और अब आपको रायपुर ले चलते हैं, चूंकि वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। हुक्का बार पर पुलिस का छापा पड़ा है। रायपुर के समता कॉलोनी के हुक्का बार में छापा पड़ा है।
गांजा और हुक्का पॉट जब्त किया गया है। बार का संचालक भागा हुआ है। आजाद चौक थाने से 1 किलोमीटर के दायरे में हुक्का बार थाने के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रहा था। तहसीन सारे मानकों को धता बताकर यह हुक्का बार चलाया जा रहा था। जरा बताइए इसके बारे में, पूरी डिटेल दीजिए हमारे दर्शकों को। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल ये पूरे सिस्टम पे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से थाने के सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में और बाकायदा मकान को किराए पर लेकर संचालित कराया जा रहा था और वहाँ पे पुलिस का गश्त भी होता है और बाकायदा वहाँ पे काफी बड़ा रिहायशी इलाका है, वहाँ पे ये संचालित हो रहा था। तो इससे थाना पुलिस पे और वहाँ की जो पूरा पेट्रोलिंग है उसपे एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा इस बात से होता है कि ये हुक्का बार कब से संचालित हो रहा था, एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। और ये संचालित हो रहा था तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रही है कि थाने के 1 किलोमीटर कह सकते हैं, मतलब चंद कदमों की दूरी पर ये मकान किराए पर लेकर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। और जब पुलिस ने वहां पे रेड किया है तो वहां से तकरीबन 15 से 20 हुक्का पॉट मिले हैं और कुछ मादक पदार्थ भी जब्त हुआ है। अभी हालांकि वो गांजा है या अफीम है इस बात की पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा सवाल इस बात से खड़ा होता है कि जब प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, चलिए बिल्कुल तहसीन आपने जायजा भी लिया था, वो रिपोर्ट भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी जो रिहायशी इलाका है वहां पे पुलिस की रेड हुई है और इसी मकान पे ये रेड पुलिस ने कार्रवाई की है। और यहाँ के जो पहला माला है वहां पे कुछ लोग जो हैं वो हुक्का बार संचालित कर रहे थे। हालांकि इस पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद हुक्का बार पूरी तरह से बैन किया गया है। उसके बावजूद चोरी छिपे यहाँ पे जो है किराए का मकान लेकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलाया जा रहा था हुक्का बार। और इसमें बताया जा रहा है कि 15 से या 21 जो हुक्का बार यहाँ पे जब्त हुए हैं और साथ में कुछ मादक पदार्थ भी जब्त हुआ है। हालांकि अभी मादक पदार्थ गांजा है या अफीम है वो अभी पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि यहाँ पे पुलिस की गश्त गाड़ी भी आती है और सभी तरह के यहाँ पे जो लोग हैं रिहायशी, काफी आप देख सकते हैं काफी घनी बस्ती है और यहाँ पे चोरी छिपे जो है हुक्का बार यहाँ संचालित हो रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस की जानकारी में ये ना हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हुक्का बार जो है ये जो थाना है, थाने से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है और वहां पे ये संचालित हो रहा था। फिलहाल अभी जो बताया जा रहा है कि जो हुक्का बार के जो संचालक है वो मौके से फरार हो गया है और उसमें इसके कुछ जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात से खड़ा होता है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश देने के बावजूद और प्रदेश में हुक्का बार बैन करने के बावजूद इस तरीके के हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है पूरे सिस्टम पे भी यहाँ लगता है कि निर्देशों का पालन जो है वो यहाँ पे पुलिस नहीं करवा पा रही। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है क्या कार्रवाई हुक्का संचालक और हुक्का बार पे करती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए लॉकअप अविनाश कर के साथ।